आप सब लोगों ने कई बार लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा तेजी के साथ महंगाई बढ़ने लग रही है, जिसे कि इकोनॉमिक्स के अंदर इन्फ्लेशन बोला जाता है। राइट। आप सब लोगों ने कई बार यह भी सुना होगा कि सरकार को कुछ ऐसी नीतियां लेकर आनी चाहिए जिससे लोगों में रोजगार को बढ़ाया जा सके। इंप्लॉयमेंट की बात भी सुनी होगी। आप सब लोगों ने यह भी सुना होगा कि आरबीआई को, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जो कि सेंट्रल बैंक है, अपेक्स बैंक है, उसको मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर प्रॉपर हेर फेर करने होंगे, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकता है। ये कहीं ना कहीं एक ऐसे सब्जेक्ट टॉपिक्स जो बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो आइए समझेंगे इस क्लास के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स का सार, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन रीजन ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर पढ़े जाने का। उससे पहले मैं प्रिंस ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सीयूटी अड्डा 247 के ऊपर, जो करवाता है आपको सबसे बेहतरीन तैयारी आपके सीयूटी एग्जाम्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर क्यों पढ़ा जाता है और इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता हूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले कंटेंट जो कवर करना है वो क्या रहेगा वो बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर क्या बात करता है। बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या कहती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर क्या बात करता है। बात करेंगे माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स की। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब है कि कुछ चीजें जो कि माइक्रो लेवल पर, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर सही हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो चीजें मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर भी सही हो। दोनों के बीच में क्या है, वेरिएशन देखने के लिए मिल सकता है। बात करते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट के तौर पर। जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात करता हूं तो इसका स्कोप क्या है, इसका दायरा क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट की। इसके साथ साथ हम लोगों को इन भी क्वेश्चंस के आंसर यहां पर मिलने वाले हैं कि क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर बहुत पहले से पढ़ा जाता है या फिर यह सब्जेक्ट बहुत रिसेंटली ओरिजिनेट हुआ। चलिए तो शुरू करते हैं और बताते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है। हम सब जानते हैं कि इकोनॉमिक्स वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है और वो ग्रीक वर्ड है ओक्योनेमिन। ओक्योनेमिन बोल लेते हैं या फिर ओक्योनेमिया बोलते हैं, जिसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर हमें पता है कि मैनेजमेंट करना सिखाता है। मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट का मतलब जनरली होता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जहां पर हम लोग रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करना सीखते हैं, जिसकी वजह से कम इनपुट डालकर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश की जा सके रिसोर्सेज से। अगर मैं बात करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अगेन वर्ड ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। और हम लोग समझ ही चुके हैं कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के तौर पर मैनेजमेंट करना सिखाता है, तो मैनेजमेंट एट लार्ज लेवल करना सिखाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं इस टर्म्स की बात करता हूं तो यहां पर मेंशन किया गया है कि origin of the term macro in English has originated from the Greek term। कहां से आया है, ग्रीक टर्म मैक्रो से आया है, जिसका मतलब होता है लार्ज। राइट, लार्ज का मतलब यहां पर क्या है। वहीं पर अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वह है माइक्रोस प्लस ओक्योनेमियन। राइट, तो यानी कि मैनेजमेंट एट स्मॉल। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल लेवल पर मैनेजमेंट करना, तो ये लार्ज लेवल पर मैनेजमेंट करना सिखाता है। अब ये स्मॉल और लार्ज का मतलब क्या होता है। स्मॉल का मतलब है इंडिविजुअल लेवल पर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, क्योंकि रिसोर्सेज का अभाव ना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाता है बल्कि कंट्री लेवल पर भी देखा जाता है। जब रिसोर्सेज के अभाव और उसके एलोकेशन की बात कंट्री लेवल पर की जाती है तो उसको अपन लोग पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। वहीं पर रिसोर्सेज का अभाव और उसके एलोकेशन की बात जब इंडिविजुअल लेवल पर की जाए, चाहे वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पर की जाए, इंडिविजुअल फर्म के लेवल पर की जाए, या फिर मैं बात करूं इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पर बात की जाए, तब वो सारी की सारी चीजें जो आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है जो बेसिकली पूरी की पूरी कंट्री के बारे में बात करता है, पूरी की पूरी सोसाइटी के बारे में बात करता है और बात करता है कि किस तरह से सोसाइटी के अंदर जो रिसोर्सेज है उनका एलोकेशन होना चाहिए। राइट, सो इन कंटेक्स्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज मींस इकोनॉमी एज अ होल। तो अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इसका मतलब है पूरी की पूरी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कंट्री लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर। एमरजेंस ऑफ द डिसिप्लिन एक सब्जेक्ट मैटर के तौर पर यह कैसे निकल कर आया। अगर मैं बात करता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले भी सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता था क्या, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बात है 1929 की। 1929 से पहले आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट डोमेन नहीं हुआ करता था।
आपके पास सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ करता था, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है इंडिविजुअल कंज्यूमर की, बात करता है इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की। और अगर आप लोग समझते होंगे तो आप लोगों को पता है कि कंज्यूमर हमेशा क्या चाहता है, कंज्यूमर ऑलवेज वांटेड टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। वहीं पर अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करता हूं तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है, तो प्रोड्यूसर ऑलवेज वांटेड टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। और कंज्यूमर को अगर ज्यादा से सेटिस्फेक्शन चाहिए और प्रोड्यूसर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो दोनों को कहीं ना कहीं सेम पेज पर होना पड़ेगा। मतलब कंज्यूमर को कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर वही चीज प्रोड्यूस कर देगा जिससे कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है, जिससे कि कंज्यूमर भी सेटिस्फेक्शन को गेन करेगा और प्रोड्यूसर भी प्रॉफिट को मेंटेन करेगा और ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो इसकी वजह से कभी भी इकोनॉमी के अंदर ऐसे दिक्कतें नहीं देखी जाती थी। लेकिन फेज आता है 1929 का, जब 1929 के अंदर देखे जाता है इकोनॉमिक रिसेशन का फेज आता है। और जब इकोनॉमिक रिसेशन का फेज आया तो इकोनॉमिक रिसेशन ने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पुट इन किए कि जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों खुश हैं तो इकोनॉमी के अंदर क्या ऐसे कारण रहे कि आपको डिप्रेशन जैसा फेज जो है, राइट, इकोनॉमिक रिसेशन जैसा फेज जो है वो इकोनॉमी के अंदर देखने के लिए मिला। तो वहां पर फिर बहुत सारे इकोनॉमिक्स के माइंड में क्वेश्चंस चले और हर एक इकोनॉमिक्स ने इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करी। फिर वहां पर निकल कर आते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स J.M. कीन्स, जिन्हें कि जॉन मेनार्ड कीन्स के नाम से भी जाना जाता है, जिनका प्रयास, जिनका अटेम्प्ट सबसे बेहतरीन माना गया उस समय पर। और उनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई और उस किताब के अंदर उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स के अंदर या फिर इकोनॉमी के अंदर अगर जनरली मैं बात करूं तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एक इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो अगर मैं इमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिन की बात करता हूं तो इट इमर्ज्ड एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हेन ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स पब्लिश्ड अ बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जब उनके द्वारा ये किताब लिखी गई, और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली किनके द्वारा कौन सी किताब जो है पब्लिश की गई थी, उसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप सब लोग सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। उसके लिए आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा महापैक बैच। अगर हमारे महापैक बैच के अंदर आप सब लोग जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपने गूगल क्रोम के ऊपर जाना है। गूगल क्रोम के ऊपर जाने के बाद आप सब लोग यहां पर टाइप करने वाले हैं, क्या टाइप करने वाले हैं, अड्डा 247। जैसे आप अड्डा 247 क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा इंडिया लार्जेस्ट वर्नाकुलर टीचिंग प्लेटफॉर्म। ऑल कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप ऑल कोर्सेज के ऊपर जाएंगे आप यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर जाएंगे। सीयूटी यूजी के ऊपर आप लोगों ने जाना है। सीयूटी यूजी के ऊपर अगर इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है तो आप संभवतः कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज के बच्चे होंगे। तो जैसे आप मान लेते हैं कॉमर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप सब लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलेगा महापैक, राइट, क्या देखने के लिए मिलेगा, सीयूटी महापैक। जैसे आप लोग सीयूटी महापैक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर ये इसका प्राइस 15,000 कुछ, और जैसे कोड आप हटाएंगे तो 17,999 का ये कोर्स देखने के लिए मिल रहा होगा। जैसे आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं, आप जैसे इसके ऊपर कोड अप्लाई करते हैं Y828, जैसे आप Y828 अप्लाई करेंगे तो यही कोर्स आपको 14,939 रुपए का देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस बैच के फायदे क्या है कि आप सब लोग पूरे के पूरे एग्जाम की तैयारी एक तरफिया कर सकते हैं, यानी कि इसके बाद आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा जितने भी बैचेस प्रोवाइड किए जाते हैं सबका एक्सेस इसके अंदर दे दिया जाता है ताकि आप सब लोग बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। आगे चलते हैं। अगर मैं डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, अगर परिभाषा की मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या कहती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट के तौर पर क्या बताता है, तो बोला जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांच का मतलब क्या है कि एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का। अगर मैं ब्रांच की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट के तौर पर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन ये इसका एक पार्ट है। इट इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, राइट, पूरी की पूरी कंट्री लेवल पर, पूरी की पूरी इकोनॉमी एज अ होल लेवल पर वो क्या करना सिखाता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस या फिर जो भी हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक इश्यूज है, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कंट्री लेवल पर। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अब हमें समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है। तो क्या बोलता है, इट जनरली मींस द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, राइट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है कि भाई जो भी समस्या यहां पर कंट्री लेवल पर देखी जाने मिल रही है, और कंट्री लेवल पर दिक्कत क्यों देखने के लिए मिलती है, बिकॉज वी हैव स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज का अभाव है। दूसरा, हमारे पास रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज है,
जिसके लिए हमें अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन करना होता है ताकि हम लोग अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन कर सके। ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो अगर मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करता हूं तो यहां पर बात है प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारे पास स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का अभाव है, तो रिसोर्सेज का एलोकेशन किस तरह से किया जाए उसके बारे में बात की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पर कंट्री लेवल पर बात होती है कि किस तरह से रिसोर्सेज का एलोकेशन कंट्री लेवल पर किया जाए। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स से अगर मैं बात करता हूं तो क्या है, तो आप सब बोलेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है। क्या है? एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करता है कंट्री लेवल पर, इकोनॉमी ऐसा होल लेवल पर इसके बारे में चर्चा यहां पर की जाती है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। अब जाहिर सी बात है ये कंट्री लेवल की समस्या है, ये सोसाइटल लेवल की समस्या है, तो मुद्दे भी थोड़े बड़े होंगे। जैसे कि यहां पर बात की जाती है एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम फॉर द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। अब मैं यहां पर एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं कलेक्टिव मुद्दे की बात कर रहा हूं जहां पर पूरी की पूरी कंट्री के अंदर एक कॉमन मुद्दे की बात होने लग रही है कि भाई एम्प्लॉयमेंट का इशू जो है वो कंट्री लेवल का इशू है। जब वो कंट्री लेवल का इशू होगा तो उसको पढ़ा जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। प्रॉब्लम ऑफ राइसिस इन द प्राइसेस, इन्फ्लेशन, जब किसी भी चीज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? इन्फ्लेशन, है ना। तो सरकार को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किस तरह की पॉलिसीज को लेकर आना चाहिए। जनरली देखा जाए तो हमारे पास दो टायर पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात की जाती है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर और दूसरा सेंट्रल बैंक के लेवल पर। सेंट्रल बैंक लेकर आता है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर फर्दर हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। वहीं पर अगर मैं कंट्री लेवल पर बात करता हूं तो कंट्री लेवल पर आप सब लोगों को देखने के लिए मिलती है फिस्कल पॉलिसीज, जिसको कि बजटरी पॉलिसी भी बोला जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लेकर आई जाती है ताकि इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन जैसी परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो की जा सके एक इकोनॉमी के अंदर। प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन इन द इकोनॉमी, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब है लैक ऑफ डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, यानी कि लोग किसी भी चीज के बारे में डिमांड करना इकोनॉमी के अंदर बंद कर दें, यानी कि किसी भी चीज की मांग जब लोग इकोनॉमी के अंदर बंद कर देते हैं तो उसको डिप्रेशन का फेज बोला जाता है। और ऐसा तब जनरली देखने के लिए मिलता है जब एक इकोनॉमी के अंदर लोगों का ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट से उठना शुरू हो जाता है, या फिर गवर्नमेंट के साथ साथ जो कंट्री के बैंकिंग सेक्टर्स है उनके ऊपर जब लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं और वो पैसों को बैंकों के अंदर या फिर आप ये समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर नहीं रखना चाहते हैं। वो नेचुरली क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि वो सारा का सारा पैसा अपने पास सेव करके रखें और वो खर्च ना करें उस पैसे को, तो वहां पर आपको डिप्रेशन जैसी सिचुएशन देखने के लिए मिलेगी। देन हमारे पास आता है ग्रोथ ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, राइट, कि कैसे ओवरऑल आउटपुट ग्रोथ जो है वो इंक्रीज की जा सके, और आउटपुट ग्रोथ के साथ कहीं ना कहीं लेना देना है जीडीपी ग्रोथ का, कि किस तरह से जीडीपी को भी इंक्रीज किया जा सकता है एक इकोनॉमी के अंदर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैसे इंक्रीज किया जाए एक इकोनॉमी के अंदर, उसके बारे में भी बात यहां पर की जाती है। ये सारे के सारे मुद्दे हैं, ये सारे के सारे इश्यूज हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप सब लोगों को देखने के लिए मिलती है मैक्रो लेवल पर। लेकिन सर अगर यही प्रॉब्लम जो होती वो मिस्टर एक्स की होती, यही प्रॉब्लम जो होती वो मिस्टर वाई की होती, यानी कि अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट की समस्या अगर मिस्टर एक्स की इंडिविजुअल समस्या होती, तो इसी सब्जेक्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं कहां पर? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ये बात आप लोग को थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। देन हमारे पास आता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स? जी हाँ, बात करते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स की, तो इसका मतलब है कि जो चीजें माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर ठीक हो सकती है वो जरूरी नहीं है कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर भी ठीक हो, यानी कि व्हाट सीम्स टू बी लॉजिकल एट माइक्रो लेवल विल नॉट बी लॉजिकल एट द मैक्रो लेवल। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा डेफिनेटली नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर एक एग्जांपल बताता हूं। अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करता हूं तो एक इंडिविजुअल हमेशा क्या कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे को अपने पास सेव करके रखे। क्यों? क्योंकि वो जितना ज्यादा पैसा अपने पास सेव करके रखेगा उसकी वजह से उसकी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगी, वो और ज्यादा प्रॉस्परस होगा, वो और ज्यादा अमीर होगा। वहीं पर अगर ये कंट्री के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो कंट्री के पर्सपेक्टिव से सेविंग करना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उस कंट्री के लोगों को एक्सपेंडिचर करना, उस कंट्री के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा खर्च होगा उतना ज्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से डिमांड अराइज होगी, डिमांड अराइज होगी तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी एक इकोनॉमी के अंदर। क्लियर है? तो क्या बोलता है? व्हाट इज लॉजिकल एट द लेवल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक मे नॉट बी लॉजिकल एट द मैक्रो लेवल। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि दोनों चीजें आपस में लॉजिकल हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल,
एट माइक्रो लेवल इफ एन इंडिविजुअल सेव्स मोर, अगर माइक्रो लेवल पर मैं बात करता हूं, अगर कोई इंडिविजुअल ज्यादा से ज्यादा सेविंग करता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाता है, ही विल इंक्रीज हिज वेल्थ और एड वैल्यू टू हिज फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी, उसकी वजह से उसकी वेल्थ बढ़ेगी, उसकी वजह से उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, वो और ज्यादा रिच होगा। लेकिन नाउ कंसिडर अ सिचुएशन वेयर एवरी पर्सन ऑफ द इकोनॉमी इज सेविंग स्पेंडिंग लेस। अब सोचो, ये तो एक इंडिविजुअल की बात मैं करने लग रहा हूं, लेकिन सोचो भारत के अंदर अगर 145 करोड़ आबादी है तो 145 करोड़ लोग सेविंग कर रहे हैं, तो कोई भी खर्च नहीं करना चाह रहा है। तो कहता है अगर आप ऐसी सिचुएशन सोचो कि हर एक पर्सन जो है इकोनॉमी का, वो क्या करने लग रहा है, सेव करने लग रहा है और स्पेंड करने लग रहा है कम, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल डिक्लाइन, और उसकी वजह से डिमांड जो होगा गुड्स और सर्विसेज की वो कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम होगा तो इकोनॉमी नेचुरली ग्रो नहीं करेगी बल्कि वो डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर आ जाएगी। ऐसे रिजल्ट इन्वेस्टमेंट विल डिक्लाइन, है ना, इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर पैसा तब इन्वेस्ट करता है जब उसको लगता है कि पैसा इन्वेस्ट करके वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, वरना वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर विल फॉल, है ना, और जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, डिक्लाइन, ऐसे रिजल्ट जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डिक्लाइन होगी, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी जो होगा वो भी कम होगा। जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा प्रोड्यूसर, तो नेचुरल, जब डिमांड नहीं होगी तो डेफिनेट सी बात है प्रोड्यूसर जो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और जब वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट नहीं हो पाएगी एक इकोनॉमी के अंदर। हैंस इकोनॉमी विल बी ड्रिवन फॉर फ्यूचर पॉवर्टी। इसीलिए आपको एक अर्थव्यवस्था के अंदर पॉवर्टी जैसे संकेत, पॉवर्टी जैसी परिस्थितियां आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है एक अर्थव्यवस्था के अंदर। राइट नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर इसका स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब है इसका दायरा क्या है, यानी कि किस रेंज तक ये बात करता है। हमें ये तो पता चल गया कि कंट्री लेवल तक की बातें इसके अंदर की जाती हैं, लेकिन क्या बातें की जाती है बात करते हैं। तो कहते हैं इट मीन्स द फील्ड ऑफ स्टडी, एरिया ऑफ स्टडी। राइट, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या फील्ड ऑफ स्टडी है, क्या एरिया ऑफ स्टडी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बात करेंगे तो एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। तो आप सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट जैसे टॉपिक की। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब क्या है। टोटल हमारे पास 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं, उन 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में समझेंगे, है ना। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, राइट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ये कुछ आपके पास रिलेटेड एग्रीगेट्स देखने के लिए मिलते हैं। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। तो हम लोगों को पता है जनरली नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड होता है, एक हमारे पास इनकम मेथड होता है, एक हमारे पास टोटल आउटले मेथड जिसको कि एक्सपेंडिचर मेथड बोला जाता है, वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। देन आप बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी आप इसके अंदर डिटेल में पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम जब एक इकोनॉमी की बात करते हैं तो एक इकोनॉमी के अंदर जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों अपने आप से सेटिस्फाइड है, तो इकोनॉमी के अंदर फिर भी क्यों ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आप लोग देख पाते हैं कि रिसेशन जैसी सिचुएशन एक इकोनॉमी के अंदर देखते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कई बार कि इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमी को इंपैक्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आप लोगों के साथ में बात करता हूं तो बोला जाता है कि जो एक्चुअल आउटपुट प्रोडक्शन का है, यानी कि जो एक्चुअली प्रोड्यूस किया जाता है और जो एक्चुअली प्रोड्यूस किया जाने लग रहा है, उसमें क्या है, वेरिएशंस है। तो क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से इंप्लॉयड नहीं किए जा रहे हैं। अगर रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन हो पाता, अगर रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से इंप्लॉय कर दिया जाता, तो कहीं ना कहीं आउटपुट भी इकोनॉमी के अंदर बढ़ाए जा सकते हैं। उसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ मनी के अंदर आप सब लोग समझेंगे कि पहले किस तरह से हमारे पास सी टू सी इकोनॉमी हुआ करती थी, जिसे कि आप पहले कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज बोला करते थे, राइट, बार्टर एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम आप लोग उसे बोला करते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से मनी के इवोल्यूशन ने पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज किया, मनी के क्या फीचर थे, प्राइमरी फीचर्स क्या है मनी के, सेकेंडरी फीचर क्या है। फिर आप पढ़ेंगे बैंकिंग के अंदर कॉमर्शियल बैंक्स का रोल, आप पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक का रोल, और सेंट्रल बैंक के द्वारा जो इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसीज लेकर आई जाती है, उनके जो टूल्स है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स, उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा यहाँ पर की जाती है। बात करते हैं थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, है ना। तो एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप कब आता है, डिफ्लेशनरी गैप कब आता है, कब एक इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी स्पाइरल के अंदर फंसती है, कब एक डिफ्लेशनरी स्पाइरल के अंदर एक इकोनॉमी फंसती हुई आप लोगों को नजर आती है, उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में चर्चा की जाती है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट और टॉपिक नेचुरली किससे रिलेट करते हैं, आपके मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेट करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। देन हम बात करेंगे रोल ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट। जी हाँ, बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बजट एक स्टेटमेंट है जो बताता है गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज और एक्सपेक्टेड
एक्सपेंडिचर्स के बारे में कि सरकार के पास कहाँ कहाँ से साल भर में पैसा आने वाला है, सरकार कहाँ कहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट करने वाली है, सरकार जितना ज़्यादा पैसा जो है वो कलेक्ट करेगी तो उतना ज़्यादा ही सरकार के द्वारा क्या होगा, एक्सपेंडिचर भी किया जाएगा और उससे ज़्यादा लोगों का वेलफेयर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि रेवेन्यू के लिए सरकार के पास कौन कौन से सोर्सेज हैं, जिसके अंदर टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यूज हमारे पास आते हैं, सरकार कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च करना चाहती है ना, वो सारी की सारी बातें इसके अंदर की जाती है। राइट, रोल ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट, देन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट के अंदर हम बेसिकली बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की। आप कई बार सुनते हैं, क्या सुना जाता है आपके द्वारा, कि एक इकोनॉमी के अंदर जो इंडियन रुपीज है उसकी वैल्यू दूसरी कंट्री के करेंसी के वैल्यू दूसरे कंट्री के करेंसी के कंपैरिजन में क्या होती है, डेप्रिशिएट हो रही है या फिर उसकी रिवैल्यूएट हो रही है। तो रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ये कुछ टर्म्स आप इसके अंदर समझते हैं। राइट, रिवैल्यूएशन से, डेप्रिसिएशन से, एप्रिसिएशन से क्या फर्क पड़ता है करेंसी के ऊपर, उसके बारे में बात की जाती है। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या है बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम एक कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हिसाब किताब रखा जाता है दूसरे कंट्री के साथ में या फिर वर्ल्ड के साथ में, कि कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ। राइट, इसके अंदर हमारे पास जनरली 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, जिसके अंदर हम लोग कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, इन तीनों अकाउंट्स के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट का लॉजिक क्या होता है, राइट, कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, करेंट अकाउंट के अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का क्या काम है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या सिर्फ बैलेंसिंग के लिए यूज होता है, राइट, डर्टी फ्लोटिंग क्या होती है, ठीक है, डर्टी फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, राइट, ये सारी की सारी चीजें आप सब लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। देन हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर मैं नटशेल में अगर आप लोगों के साथ बात करूं, अगर मैं आपको एक सार के तौर पर बताऊं कि इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर क्यों पढ़ा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा जाता है, तो आप बोलेंगे इन नटशेल, अगर मैं सार बताता हूं, वी कैन से दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द इशू विच एक्सप्लेन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर ऐसी चीजों के ऊपर फोकस करता है जो बात करता है कि कैसे एक इकोनॉमी जो है ओवरऑल फंक्शन करती है, राइट, और फंक्शनरी रोल प्ले करने के लिए एक इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन यहां पर किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोग को बता देना चाहता हूं कि अगर आप सब लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप सब लोग हमारे साथ आगे स्टडी करना चाहते हैं, तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं आपके महापैक के अंदर। और अगर आप हमारे साथ महापैक के अंदर अपने आप को एनरोल करते हैं तो आपको पूरे साल भर की प्रिपरेशन उसी बैच के थ्रू हो जाती है और आप सब लोगों को कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप सब लोग कोड अप्लाई कर सकते हैं Y828, जिससे आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। सो हम क्या बोलते हैं, हाउ एन इकोनॉमी फंक्शंस, की इकोनॉमी किस तरह से काम करती है, हाउ इट कैन बी मैनेज्ड, एक इकोनॉमी को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा यहां पर होती है। सो दैट सोशल वेलफेयर कैन बी मैक्सिमाइज। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट के तौर पर यह है कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी को फंक्शन करवा सकते हैं ताकि इकोनॉमी जो है बहुत स्मूथली काम करे, इकोनॉमी के अंदर कभी भी इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, डिफ्लेशनरी स्पाइरल जैसी सिचुएशन देखने के लिए ना मिले, क्योंकि एक इकोनॉमी के लिए ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन बहुत अच्छी मानी जाती है, ना ही एक इकोनॉमी के लिए डिफ्लेशन की सिचुएशन जो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ना इन्फ्लेशन के अंदर एक इकोनॉमी हो, ना डिफ्लेशन के अंदर एक इकोनॉमी हो, उस तरह की बातें उसके अंदर की जाती है। दूसरा, इसके अंदर बात किया जाता है कि एक इकोनॉमी को कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए जिसकी वजह से एक इकोनॉमी जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सकती है, ताकि जो सोशल वेलफेयर है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला यहां पर किया जा सके। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के तौर पर आप सब लोग देखने लग रहे हैं, यहां पर एक फिगर है और फिगर के अंदर बताने की कोशिश की गई है कि आप किन किन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं एज ए सब्जेक्ट डोमेन फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप यहां पर बात करते हैं जीडीपी के बारे में, आप बात करते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी के बारे में, आप बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, आप बात करते हैं कंजप्शंस के बारे में, आप बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, आप बात करते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में, और आप बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में। तो कभी भी आप लोगों को पता होगा कि अगर आप बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो जब आप एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो उसके अंदर कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इन सारी चीजों को जब मैं आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देता हूं तो इसको एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है। और एग्रीगेट डिमांड जो है वो सब्जेक्ट टॉपिक है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सेम सेंस पर हमारे पास क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई,
एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारे के सारे सब्जेक्ट टॉपिक्स है, सब्जेक्ट कंसर्न्स है किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। वहीं पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग बात करते हैं किसकी, डिमांड की। किसकी बात करते हैं हम लोग, इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई की। ये सारे के सारे इंडिविजुअल लेवल के टॉपिक्स हैं जिनको ज्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है कहां पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों, आखिर क्यों। हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ने लग रहे हैं, क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे का। तो क्या बोलता है, सबसे पहले ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी देता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी का मतलब कि एक इकोनॉमी के बारे में आपको समझ आता है कि एक इकोनॉमी किस सिचुएशन में अभी है, डिस्क्राइब करता है, डिटेल में बताता है कि एक इकोनॉमी के अंदर अभी कैसी परिस्थितियां हैं। और वो तभी आप उन परिस्थितियों को समझ पाएंगे जब आप उस इकोनॉमी के अंदर क्या चीजें घटित होने लग रही है उसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन, हम लोग बात करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन की सिचुएशन, हम बात करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हम बात करते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर बेसिक नेसेसिटी की चीजें नहीं है। तो वो दर्शाता है एक इकोनॉमी के बारे में कि इकोनॉमी के रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है, या फिर एक इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज थे उनका एप्रोप्रिएशन या फिर एलोकेशन आप बोल लीजिए किस तरह से किया गया है, राइट। उसके बाद की जाती है एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम, राइट। नेशनल इनकम निकाली जाती है, राइट। नेशनल इनकम, हाउएवर अगर मैं बात करता हूँ नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम को कभी भी कंप्यूट करने का प्रयास जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं किया गया था। आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया बेसिकली वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स। देखिए ब्रिटिशर्स के द्वारा कभी भी एक ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया गया कि इंडिया की नेशनल इनकम को निकाला जाए। हाउएवर इंडिविजुअल अटेम्प्ट जो थे वो जरूर किए गए थे, क्या करने के लिए, नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर यह बोला जाता है कि आप नेशनल इनकम को कंप्यूट करिए, है ना। तो नेशनल इनकम कैसे निकाली जा सकती है, तो सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम, जितनी भी हमारे पास फैक्टर इनकम है। और हमें पता है कि फैक्टर इनकम की अगर मैं बात करता हूं तो फैक्टर इनकम के अंदर हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आता है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर एक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात होती है। लैंड के बदले में हमें रेंट मिलता है, लेबर के बदले में वेजेस मिलते हैं, कैपिटल के बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में आप लोगों को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो उन सब चीजों के बारे में अपन लोग काफी ज्यादा डिटेल में यहाँ पर बात करते हैं। नेशनल इनकम क्या है, कैसे कंप्यूट होती है, नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन सा मेथड सबसे बेहतरीन मेथड है, राइट। ये सारी बातें इसके अंदर की जाती है, डिटेल में डिस्कशन की जाती है, जिसके बारे में अपन लोग बहुत ज्यादा डिटेल में करने वाले हैं। हेल्प इन स्टडी ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सिचुएशन को भी समझने में मदद करती है कि क्या कारण है कि कंट्री के अंदर के जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। व्हाट आर द बेसिक रीजन दैट रिसोर्सेज आर नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड, क्यों लोग अनएम्प्लॉयड है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है ना, और पॉवर्टी जैसी सिचुएशन क्यों अराइज होती है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, है ना। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आप लोगों को समझने होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट या फिर लोग अनएम्प्लॉयड जानबूझ के रहना चाहते हैं क्या, है ना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं जो आप सब लोग काफी ज्यादा डिटेल में समझेंगे। देन बात की जाती है गवर्नमेंट बजट की, राइट। सो बजट, राइट, बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट क्यों है, क्योंकि सर बजट की मदद से हम लोग ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट जो है वो किन किन सेक्टर्स के अंदर पैसा लगा सकती है। और जब सरकार पैसा लगाएगी तो पैसा लगाने के लिए सरकार के पास पहले पैसा होना चाहिए, और उस पैसा होने के लिए सरकार के पास क्या क्या सोर्सेज है, क्या क्या राइट सोर्सेज आप कह सकते हैं, कहाँ कहाँ से सरकार जो है फंड्स को रेज कर सकती है, कैसे आ सकता है, कौन सा फंड जो है वो टैक्स के थ्रू आ रहा है, कौन सा फंड जो है वो नॉन टैक्स के थ्रू आ रहा है, वो सारी बातें होंगी बजटरी पॉलिसी के अंदर। प्रोवाइड रोड मैप फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, राइट। एक रोड मैप बताता है, एक रास्ता बताता है कि एक इकोनॉमी जो है ओवरऑल अभी की सिचुएशन के अंदर है, और इसको इस सिचुएशन से निकालकर इस सिचुएशन पर लेकर जाने के लिए क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या प्लान्स जो है वो बनाए जा सकते हैं कंट्री लेवल पर, राइट। उसके बारे में बात होगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की जाती है। अगेन स्टेबिलिटी, राइट। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि एक इकोनॉमी के अंदर ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन बहुत अच्छी मानी जाती है, ना एक इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन की सिचुएशन बहुत अच्छी मानी जाती है। हम हमेशा बात करते हैं बैलेंस की, कि एक इकोनॉमी के अंदर बैलेंस जो है वो किस तरह से आप लोग इस्टेब्लिश करवा सकते हैं या फिर बैलेंस जो है वो लेकर आ सकते हैं। तो उसी बैलेंस की बात जो है वो की जाती है किसके अंदर, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर। देन हम लोग बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके अंदर, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम लोग क्या करने लगते हैं, रिकॉर्ड करने लगते हैं सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को जो हम लोग करते हैं
एक कंट्री के द्वारा की जाती है, किसके साथ में? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में। यानी इंडिया जो भी ट्रांजेक्शन करने लग रहा है किसके साथ में? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है। देन प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस। तो आप लोग एक चीज और समझिए कि पॉवर्टी जैसी समस्या भी कंट्री लेवल का मुद्दा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, ये सारे के सारे कंट्री लेवल के मुद्दे हैं, मैक्रो लेवल के मुद्दे हैं। तो इन सारे मुद्दों को, इन सारे कंसर्न्स को भी कहां पर पढ़ा जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही पढ़ा जाता है, डिटेल में इसी के अंदर जाना जाता है, राइट। सो ये था आप सब लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये इंट्रोडक्शन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आप सब लोगों को ये बेहतर तरीके से सारी की सारी चीजें समझ आ चुकी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, क्योंकि आगे चलकर मैं लेकर आने वाला हूं आप सब लोगों के लिए वन शॉट वीडियोस सारे के सारे चैप्टर्स की, जिनके अंदर मैं पूरे के पूरे चैप्टर्स को डिटेल में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। चाहे वो नेशनल इनकम हो, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टॉपिक्स हो, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आप सब लोगों के साथ डिटेल्ड में डिस्कस करूंगा और आप सब लोगों को कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से उन सारे की सारी चीजों को बता सकूं। तो मिलते हैं आप सब लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं प्रिंस ठाकुर, आप सबका मेंटर, आप सबसे कहता हूं जय हिंद।